Students, we are getting to start about chromosomal theory of inheritance. सबसे पहले हम इसको पूरा तोड़ के बताते हैं कि ये बताना क्या चाहता है. एकदम बहुत ही कॉमन फैक्ट में हम बात करेंगे कि क्रोमोसोम दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में क्रोमोसोम होता है कि नहीं होता है? yes, हमारे में भी क्रोमोसोम, विट में भी, इंसेक्ट्स में भी, सब में क्रोमोसोम. एक बात क्लियर. अब बोल रहा है कि ये थ्योरी बताया गया था साइंटिस्ट लोगों के द्वारा कि यही इनहेरिटेंस करता है. हम लोग जीन जो बात करते हैं, आखिर जीन किसके अकॉर्डिंग जाता है, किसके थ्रू जाता है? इस क्रोमोसोम के थ्रू जाता है. हमने अभी तक हमेशा आपसे एक बात कहा है कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में गैमेट जाता है ना. पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में क्या जाता है? गैमेट जाता है. तो पेरेंट क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेट. और ये गैमेट्स किस रूप में जाता है? ये क्रोमोसोम के रूप में जाता है. किस रूप में जाता है? क्रोमोसोम के रूप में जाता है ऑफ स्प्रिंग के पास. कहिएगा सर थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए हमको. तो हम बात कहेंगे कि मेल के पास, ह्यूमन में बात कर रहे हैं, ठीक है ना. मेल के पास कौन सा क्रोमोसोम? XY, यही क्रोमोसोम है. हमारे पास टोटल क्रोमोसोम कितना? 46 में 44 क्रोमोसोम जो होता है वो सोमैटिक होता है, जो बॉडी का फॉर्मेशन करता है. सोमैटिक सेल बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, इसमें एक बात है सोमैटिक. और दूसरा गैमेटिक सेल जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है. हमने रिप्रोडक्शन की क्लास में ये बात बहुत अच्छे से पढ़ा था कि स्पर्म जो होता है वो मेल गैमेट होता है और ओवम जो होता है वो फीमेल गैमेट होती है. तो डेफिनेटली ये मेल के पास X और फीमेल के पास XX, XY, XX, इसमें से कोई एक जाएगा ना. तो इधर से XX आया तो ये क्या आया? क्रोमोसोम आया. और ये क्रोमोसोम क्या कंटेन किए हुए है? जीन. किसका जीन? दोनों का जीन. और ये दोनों क्या है भैया? पेरेंट जीन. यही पेरेंट का कैरेक्टर इनहेरिटेंस होके, क्या होके? इनहेरिटेंस. इसका मतलब बोलते हैं कि वो जो कैरेक्टर है, जीन जो है वो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस. क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस होके ऑफ स्प्रिंग में आ गया. और ये ऑफ स्प्रिंग किसके जैसा है? अपने पेरेंट के जेनेटिक जैसा और जीन जैसा. जैसे हम लोग के अंदर जो हमारा जीन है वो हमारे पेरेंट का है. दैट्स वाई जीनोटाइप के तरीके से हम लोग सब डिफरेंट है. और फिनोटाइप के तरीके से हम लोग कितना है? 4:3 है या 3:4 है. 4-5 नहीं, 5:2 है. 3 को कहा, हम लड़की थोड़ी है. हम 4-3 कर दिए, हम लड़की में बना दिए. 5-2 है. ठीक है. चलिए, तो ये बात क्लियर हुआ कि क्रोमोसोम क्या है. इसके बारे में कौन कह रहे हैं? ये थ्योरी दिए थे दो साइंटिस्ट. एक का नाम है सटन. क्या नाम है? सटन. और दूसरा का नाम है बोवेरी. दीज आर द VVI सेक्शन. बहुत ही VVI है, यानी MCQ में पूछता है हु प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. किसने प्रपोज किया था? सटन एंड बोवेरी. कई बार ये क्वेश्चन किए हुए एग्जामिनेशन में, बोर्ड में, नीट में. ठीक है. इस तरीके से अगर शॉर्ट फॉर्म में, नीट में डायरेक्टली वन वर्ड का क्वेश्चन नहीं देता है, उसमें 2-3 चीज को मिला देगा इससे रिलेटेड. यानी अगर क्रोमोसोमल थ्योरी से दिया तो क्रोमोसोमल थ्योरी से 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट देके पूछेगा कि तीनों सही है, एक सही है या 2 सही है, ऐसे करके. आपने देखा है ना, अगर नीट के क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा. और बाकी बोर्ड जो है उसका इतना औकात नहीं है. बोर्ड एक ही को पूछेगा कि हु प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्या नाम देंगे? सटन एंड बोवेरी. कब किए थे? तो 1902 में किए थे. कब किए थे? 1902 में. याद रखना है, 1902 में उन्होंने प्रपोज किया था. और इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, दोनों अलग अलग तरीके से, स्वतंत्र रूप से. ठीक है ना. ये नहीं कि दोनों साथ में, स्वतंत्र रूप से दोनों किया था. ये दोनों वर्कर जो है, the two workers found a close similarity between the transmission of hereditary character and behavior of chromosome while passing from one generation to the next through agency of gamete. ये दोनों वर्कर जो है, क्योंकि दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन जब दोनों काम करके देखा तो उनका दोनों का रिजल्ट सिमिलर आया. कि अरे ये क्या, वो भी काम किया तो सिमिलर आया, ये भी काम किया तो सिमिलर आया. तो क्या सिमिलरिटीज आया? दोनों ने कहा कि ये क्रोमोसोम जब वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है, किसके थ्रू? गैमेट के थ्रू. तो ये बिहेवियर दिखाता है अपने हेरिडिटी का, यानी हेरिडिटी के कैरेक्टर को लेके आता है, यानी अपने पेरेंट के कैरेक्टर को लेके आता है. बात समझ में आई? बहुत इजी सा बात था, क्योंकि लिखा हुआ है द टू वर्कर फाउंड अ क्लोज सिमिलरिटी बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी. ये दोनों जो काम करता थे, यानी दोनों जो सटन एंड बोवेरी थे, उन्होंने ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी को बहुत समानताएं पाई. क्योंकि इनका जो क्रोमोसोमल बिहेवियर था, वो एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में गया तो वो दोनों का सेम रिजल्ट आया था. दोनों ने यही चीज देखा कि पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में क्या गया है? हेरिडिटी कैरेक्टर गया है. और फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी.
क्या क्या फीचर्स थे साइलेंट फीचर ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी के, इन्होंने यहाँ पे बात की। इन्होंने सबसे पहले पॉइंट में कहा कि बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स अकर इन अ पेयर ऑफ द सोमेटिक और डिप्लॉइड सेल, यानी जो दोनों क्रोमोसोम होगा साथ साथ में जीन जो होंगे वो सेम पेयर पे, यानी दोनों पेयर, हमेशा क्रोमोसोम पेयर में पाया जाता है, याद रखना, इंडिपेंडेंट नहीं। इंडिपेंडेंट तभी होगा जब वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगा, यानी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान में ये क्या होगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में चेंज होगा, और वो भी किस वजह से होगा, मियोसिस के वजह से होगा। किस वजह से, मियोसिस। तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में बताया था कि मियोसिस से कैसे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में चेंज हो गया है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में मैंने बात कर ली थी। तो यही इन्होंने कहा कि सोमेटिक और डिप्लॉइड सेल में, डिप्लॉइड का मतलब हमेशा याद रखेंगे 2n होता है, क्या होता है, 2n, और सोमेटिक का मतलब होता है द सेल्स विच फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, यानी हमारे पास दो टाइप का सेल होता है, दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, सोमेटिक और गैमेटिक। तो एक सोमेटिक सेल जो होता है किसका शरीर का निर्माण किया, यानी एक सेल को भी हम लोग निकालेंगे तो हमारा क्रोमोसोम पता चलेगा, क्या पता चलेगा, क्रोमोसोम। और 6 क्रोमोसोम तो होता ही है जिससे हमको फाइंड आउट पता चलता है। अभी इसमें आगे जाके 6 क्रोमोसोम नहीं पढ़ने हैं, पिछले बार में ही था कि कैसे मेल फीमेल को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। तो मैंने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको बताया था ना, मेल और फीमेल बना के दोनों को। सेकेंड टॉपिक बोल रहा है पॉइंट, a gamete contain only one chromosome of a type of only one of the two allele of a character। एक गैमेट जो है ये केवल एक क्रोमोसोम को रखेगा, एक टाइप के क्रोमोसोम को 2 एलील में या 2 कैरेक्टर्स में, ठीक है ना, 2 एलील ऑफ अ कैरेक्टर में, 2 एलील ऑफ कैरेक्टर है तो वो एक रखेगा। तो कहेगा सर इस पॉइंट को भी समझाइए, मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास मेल के पास एक्स वाई है, तो इन दोनों में से कोई एक जाएगा ना, एक ही कैरेक्टर रखेगा, लेकिन ये जीन जो रिसेंबल होगा वो किसका होगा, मेल या फीमेल का होगा, ठीक है। अब कहने का मतलब हमारे पास ये फीमेल है तो इसका जेनेटिक कैरेक्टर कुछ अलग होगा ना, और इसका जेनेटिक कैरेक्टर कुछ अलग होगा, दैट्स वाई ये दोनों जीन जो मिलता है ये एक वेरिएशन लेके आता है, इसीलिए हेरिडिटी एंड वेरिएशन इसको बोलते हैं। जैसे हमारे अंदर जो हमारे कैरेक्टर होते हैं वो हमारे पेरेंट के होते हैं, यानी हम आइदर अपने मम्मी के जैसा, पापा के जैसा, कभी मिक्सचर दिखते हैं, बिहेवियर दोनों का होता है, दिखते किसी और चीज के हैं लेकिन कैरेक्टर हमारे अंदर दोनों का होता है। और हम लोग कभी ना कभी ऐसे फील जरूर करवाते हैं कि कभी हम मम्मी के जैसा होते हैं, कभी हम पापा के जैसा होते हैं। दैट्स व्हाई ये दोनों एलील का कैरेक्टर जो है यहाँ पे बात कर रहा है। द पेयर्ड कंडीशन ऑफ अ बोथ क्रोमोसोम का, दोनों क्रोमोसोम का जो पेयर्ड कंडीशन होगा एज वेल एज द मेंडेलियन फैक्टर, वो फर्टिलाइजेशन के दौरान में रीस्टोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीस्टोर्ड। सर ये भी समझा दीजिए। तो मैंने कहा कि आइदर मेल से कोई एक आया, या तो एक्स आएगा नहीं तो वाई आएगा, फीमेल से कोई एक आएगा, एक्स आएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक्स ही है। तो आइदर ये दोनों जब आपस में मिलके फिर बना दिया तो ये क्या बनाएगा भैया, क्या बनाएगा, ये कहने का मतलब है, ये कहना चाहता है कि हम यहां से आके फिर से हम यहाँ पे रीस्टोर्ड हो गए। क्या हो गए, रीस्टोर्ड हो गए, यानी बीच में तो एक हो गया और एक के बाद फिर आगे जाके क्या हो गया, रीस्टोर्ड हो गया। द पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम, दिस इज द पेयर्ड कंडीशन एज वेल एज द मेंडेलियन फैक्टर। आगे जाके फर्टिलाइजेशन के दौरान में, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके दौरान में फिर से क्या हो गया, रीस्टोर्ड हो गया, कोई एक नहीं रहता है, यानी क्रोमोसोम अपना कंप्लीट लेके आता है। समझ में आया, बाउंस किया क्या, कोई दिक्कत। अब इसको पूरा एक ढंग से समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट में। क्रोमोसोम दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है। सटन एंड बोवेरी ने जब एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि जेनेटिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया था, मेंडेलियन के बाद एक रिवोल्यूशन आ गया था जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने के लिए, और जेनेटिक्स के पढ़ने के बाद आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि जेनेटिक्स से रिलेटेड हर एक चीज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं, जीन को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रोमोसोम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये किसके बदौलत संभव हुआ, मेंडल के बदौलत संभव हुआ। आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, सटन, बोवेरी, मॉर्गन, ठीक है ना, टीएच मॉर्गन जिनका नाम है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस सेक्शन के ऊपर, जेनेटिक सेक्शन के ऊपर उन्होंने बहुत सारे काम किए, और आज की दुनिया में ये बहुत ज्यादातर हेल्पफुल हो रहा है, ये सारे सेक्शंस जो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन हमने पढ़ा है। इस सेक्शन में सटन एंड बोवेरी ने एक काम किया जिसमें बात किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, यानी इन्होंने क्रोमोसोम के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान दिया, एक्सपेरिमेंट किया और चीजों को समझा। चीजों को समझने के बाद इनको ये पता चला कि जो पेरेंट का क्रोमोसोम है वो ऑफस्प्रिंग में जाता है और वो कैरेक्टर को रीस्टोर कर देता है, यानी पेरेंट के कैरेक्टर को उसमें लेके आता है। डिफरेंशिएशन या फिर अलगाव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दो जीन अलग अलग पेरेंट से मिले हैं, फादर और मदर से।
इसलिए डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन फादर मदर का जब जीन दोनों आपस में मिलता है, एक समय में इकलौता होता है अकेला, लेकिन कुछ समय के बाद ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों रिस्टोर्ड हो जाता है। इसकी वजह से पता चला कि ये कैसे बिहेवियर करते हैं पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में, और ये बिहेवियर इट्स मीन जो जीन को रखने वाला चीज है वो है क्रोमोसोम, जो हमेशा जीन को कंटेन करता है और जीन को अगले जनरेशन में पहुंचाने का मदद करता है। दैट्स वाई अगर हमारे पीछे के जो हमारे पूर्वज हैं, इट्स मीन हमारे दादा परदादा छरदादा जो भी, तो हम लोग जेनेटिक निकाल के जीन निकाल के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम उस जनरेशन से बिलोंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनका बॉडी होना चाहिए। समझ में आया? यानी जो भी अगर उनके बॉडी है, जो हमारे प्रीवियस एंसेस्टर, हम लोग तो बॉडी को खत्म कर देते हैं। Yes. लेकिन आपने ये चीज देखा होगा कि जो भी पुलिस वगैरह या जो भी इन्वेस्टिगेशन या जो बहुत क्राइम होता है, मर्डर वर्डर, 10-10 साल के बाद अगर कोई लाश निकलता है या फिर जमीन में गड़ा हुआ, चाहे 10-50 साल चाहे जो भी लाश निकलता है, तो उसके एक हेयर से उसका डीएनए पता चल जाता है, और उसके डीएनए अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड में होता है तो तुरंत फाइंड आउट हो जाता है ऐसे करके। या फिर अगर उनको नहीं पता चल रहा है तो जो मिसिंग रिपोर्ट होता है, जो पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट लिखा था ना किसी भी एरिया में, तो उस मिसिंग रिपोर्ट से देखता है कि ये किसका है, फिर उनको बुलाया जाता है। जो भी 100 केसेस है या 200 केसेस है या 50 केसेस है, तो हर एक एरिया में अपना अपना बटा होता है। अगर नहीं पता चलता है तो पूरे जैसे स्टेट के थानों में भेज दिया जाता है, या दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है तो उनको भेज देते हैं, लेकिन लगना पड़ता है इसके लिए। तो अगर कोई 50 साल पुराना भी बॉडी है तो उसके डीएनए से हम लोग पता कर सकते हैं कि वो किससे जुड़ा। आपने सीआईडी में बहुत बार देखा होगा ये सारी चीजें। सीआईडी बॉडी को हम लोग एक कुछ बंद करके 10 साल तक छोड़ दे, तो मतलब कुछ ना उसमें जाए, वो बॉडी रहेगा। बॉडी को किसी चीज में बंद करके 10 साल तक छोड़ दे, हाँ, तो बंद कैसे करेंगे? कुछ केमिकल डाल के, आप कुछ केमिकल डाल के, अगर वगैरह ना करें। हाँ बिल्कुल, वैसे करके आप बॉडी को रख सकते हैं। एक केमिकल आता है जो आप बहुत सारे स्पेसिमेन में देख सकते हैं, कॉलेजेस वगैरह में बहुत सारी चीजों को, ऑक्टोपस, स्नेक को, ये सब को एक केमिकल वाटर में रखता है, उसको फॉर्मल्डिहाइड हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना? तो उसमें बिल्कुल ये सब, तो वो सड़ता नहीं है क्योंकि वो बॉडी को वह उसी तरीके से, सेल को उसी तरीके से रखने में मदद करता है, ये कुछ केमिकल्स जो होते हैं। तो अगर उस तरीके से आप बॉडी को, जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में, आप देखिएगा बहुत सारे लेटेस्ट मूवीज में ही दिखाया है, साइंस फिक्शन मूवीज में, कि आजकल बेबी जो होता है वो टेस्ट ट्यूब से या फिर ट्यूब में ही हो जाता है, ठीक है ना? बहुत सारे मूवीज में दिखाया है कि टेस्ट ट्यूब में जनरेट करके फिर ऐसे मीडियम में रख दिया जाता है, क्लोन वोलोन वगैरह में, और उसको एक बड़ा सा टैंक जैसा ट्यूब होता है, उसी ट्यूब में उसको ऐसा मीडियम देता है, तो वो वही वाटर होता है जो उसको कंप्लीट उसी तरीके से रखे, तो लंबे समय तक होता है। डेड बॉडी को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है, या जिसको प्रिजर्व करके रखना है वो रख सकता है। अभी भी आपने सुना होगा कि न्यूटन के ब्रेन को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, बहुत सारी चीजों में यूट्यूब वगैरह में बताते हैं, लेकिन अब बहुत सारे जो यूनिक चीजें हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, अनोखी चीजों को। तो आज के सेक्शन में हमने ये पढ़ा, बहुत ही अच्छा सेक्शन, आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यही जानेंगे। फिर से एक बार, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को कौन प्रपोज किए थे? सर्टन एंड बोवेरी। कब किए थे? 1992। साथ में किए थे, इंडिपेंडेंटली किए थे? इंडिपेंडेंटली। क्या रिजल्ट आया उन दोनों का? ये लिखा हुआ है, रिजल्ट आया कि जब उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी को देखा तो उन्होंने देखा कि ये कैरेक्टर डायरेक्टली दोनों का पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है। सेकेंड लाइन में, द टू वर्कर फाउंड अ क्लोज सिमिलरिटीज बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये था। खैर, आपको समझ में आ गया ना? ये जल्दी कि आप इतना ही बोलिए, ठीक है? एग्जामिनेशन के दौरान में बेझिझक समझना नहीं है, अगर आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं इसे तो आप लिख सकते हैं। जल्दी के रट्टा मारना है, इसे रट्टा मार के नहीं लिखना है। हालांकि जितने भी एमसीक्यू सेक्शंस मैंने बताए हैं, 2-3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन करता है, व्हाट इज द साइलेंट फीचर ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी, हु प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी, जो हमने बात किया। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आया हो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी समझ में आया हो। अगर आप इस क्लास को लाइक करे हो तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू क्लास के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।